हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी। 12 और 13 मार्च के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उसका हम डिस्कस करेंगे और इससे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट बताएंगे। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नया चीफ सांख्यिकीविद अर्थात चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया कौन बने हैं? डॉक्टर जीपी सामंत। केंद्र सरकार ने डॉक्टर जीपी सामंत को 2 साल के कार्यकाल के लिए भारत का नया मुख्य सांख्यिकीविद नियुक्त किए हैं। वहीं भारत के चौथा सीएसआई है और वह छत्रपति शिवाजी की जगह लेंगे, जो सितंबर 2020 से पद का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं। वर्तमान में डॉक्टर सामंत भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई के सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन विभाग में सलाहकार के रूप में सेवारत हैं। वहीं डॉक्टर सामंत सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव के रूप में काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया अर्थात कैग किसे नियुक्त किया गया है? गिरीश चंद्र मुर्मू को। गिरीश चंद्र मुर्मू जो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अर्थात कैग नियुक्त किए गए हैं। 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र के बाह्य लेखा परीक्षणों समिति के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किए गए हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। इससे पहले 2020 के लिए भी श्री मुर्मू को पैनल के अध्यक्ष के लिए चुना गया था। यहाँ पैनल का बात आया है तो पैनल के बारे में मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में पैनल में 13 देश शामिल हैं, जिसमें भारत, जर्मनी, चिली, चीन, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, फिलीपींस, स्विट्जरलैंड, इटली, घाना, इंडोनेशिया, कनाडा और रूस संयुक्त राष्ट्र और इसकी विशिष्ट एजेंसियों द्वारा वित्तीय निर्णयों के लिए रिपोर्ट की गई वित्तीय जानकारी की पारदर्शिता और सटीक आधार सुनिश्चित करने के लिए उच्च गुणवत्ता मानक आधारित आश्वासन के वितरण का समर्थन करने के लिए एक विशिष्ट मंच के रूप में बाह्य लेखा परीक्षणों के पैनल को 1969 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित किया गया था। यहाँ कैग का बताया है तो कैग के बारे में मैं आपको बता दूं कि कैग का फुल फॉर्म कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है। कैग की स्थापना 1858 ईस्वी अर्थात 1858 और कैग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अर्थात सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF डे कब मनाया जाता है? CISF डे 10 मार्च को मनाया जाता है। भारत में हर साल 10 मार्च को CISF डे मनाया जाता है। 2021 में राष्ट्र CISF का 52वां अंतर्राष्ट्रीय स्थापना दिवस मनाया है। वहीं CISF का मूल उद्देश्य देश में सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में औद्योगिकी उपक्रमों का बेहतर संरक्षण और सुरक्षा देना है। CISF के बारे में मैं आपको बता दूं कि CISF की स्थापना देश में औद्योगिक उपक्रमों की बेहतर संरक्षण और सुरक्षा के लिए 10 मार्च 1969 को भारतीय संसद के एक अधिनियम के तहत की गई थी। आखिरकार इसे 15 जून 1983 को संसद में एक अन्य अधिनियम पारित करके भारत गणराज्य का सशस्त्र बल बनाया गया है। CISF भारत में 6 अर्धसैनिक बलों में से एक है और नई दिल्ली में अपने मुख्यालय के साथ गृह मंत्रालय के अधीन कार्य भी करता है। CISF में 12 रिजर्व बटालियन और 8 प्रशिक्षण संस्थान हैं। वहीं CISF के महानिदेशक सुबोध कुमार जायसवाल है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे बड़े लीडरशिप प्राइज इब्राहिम प्राइज फॉर अचीवमेंट इन अफ्रीकन लीडरशिप 2020 किसने जीता है?
महामदो इसौफू नाइजीरिया के राष्ट्रपति ने दुनिया के सबसे बड़े लीडरशिप प्राइज इब्राहिम प्राइज फॉर अचीवमेंट इन अफ्रीकन लीडरशिप 2020 जीता है, जिसका नकद पुरस्कार $5 मिलियन है। सूडानी अरबपति मोहम्मद इब्राहिम की संस्था द्वारा दुनिया के सबसे गरीब महाद्वीपों में सुशासन को बढ़ावा देने के लिए 2006 में शुरू किए गए इब्राहिम पुरस्कार के वह 6वें विजेता घोषित किए गए हैं। 69 वर्षीय इसौफू 2 कार्यकाल के बाद अप्रैल 2021 में नाइजीरिया के राष्ट्रपति पद छोड़ रहे हैं। उन्होंने पहली बार 2011 में पद संभाला और फिर 2016 में फिर से निर्वाचित हुए थे। यहाँ नाइजीरिया का बात आया है तो नाइजीरिया के बारे में मैं आपको बता दूं कि नाइजीरिया की राजधानी नियामी है। नाइजीरिया की मुद्रा पश्चिमी अफ्रीकन CAF फ्रैंक है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बॉलीवुड अभिनेता को 2021 के लिए FIAF अवार्ड से सम्मानित किया गया है? अमिताभ बच्चन को। मेगा स्टार अमिताभ बच्चन को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स अर्थात FIAF द्वारा एक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रसिद्ध अभिनेता दुनिया के फिल्म विरासत के संरक्षण के लिए अपने समर्पण और योगदान के लिए FIAF पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय सिनेमा के व्यक्ति होंगे। वहीं अमिताभ बच्चन के बारे में मैं आपको बता दूं कि FIAF संबंध फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था, जो एक फिल्म निर्माता और अभिलेखविद शिवेंद्र सिंह रगपुर द्वारा स्थापित एक गैर लाभकारी संगठन है। यह फाउंडेशन भारत की फिल्म विरासत को संरक्षण करने, पुनर्स्थापित करने, दस्तावेज प्रदर्शन करने और अध्ययन करने के लिए समर्पित है। FIAF एक विश्वव्यापी संगठन है जिसमें दुनिया भर के फिल्म अभिलेखागार और संग्रहालय शामिल हैं। हॉलीवुड फिल्म निर्माता और FIAF अवार्ड के पिछले प्राप्तकर्ताओं मार्टिन स्कोर्सेज और क्रिस्टोफर नोलन 19 मार्च को होने वाले एक वर्चुअल शो के दौरान बच्चों को पुरस्कार प्रदान करेंगे। यहाँ FIAF का बात आया है तो FIAF के बारे में मैं आपको बता दूं कि FIAF की स्थापना 17 जून 1938 को हुआ था और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूनर स्पेस स्टेशन बनाने के लिए चीन और कौन से देश ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? रूस ने। चीन और रूस की स्पेस एजेंसियां ने संयुक्त रूप से एक लूनर स्पेस स्टेशन अर्थात लूनर स्पेस स्टेशन का निर्माण करने के लिए अपनी राष्ट्रीय सरकारों की ओर से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और यह स्पेस स्टेशन सभी देशों के लिए खुला होगा। आधिकारिक तौर पर चीनी स्पेस एजेंसी चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन CNSA और रूसी स्पेस एजेंसी रोसकॉसमॉस के बीच 9 मार्च 2021 को हस्ताक्षर किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक चंद्र स्टेशन ISLS के रूप में केंद्र चंद्रमा की सतह और या चंद्रमा की कक्षा में निर्मित प्रायोगिक और अनुसंधान सुविधाओं का एक समूह होगा। ISLS की स्थापना का लक्ष्य अनुसंधान सहयोग को मजबूत करना और सभी मानव जाति के हितों में शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए वाइड स्पेस की ओर खोज और उपयोग को बढ़ावा देना है। यहाँ चाइना का बात आया है तो चाइना के बारे में मैं आपको बता दूं कि चाइना की राजधानी बीजिंग है और चाइना की मुद्रा रेनमिनवी और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं। वहीं रूस का बात आया है तो रूस के बारे में मैं आपको बता दूं कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं। रूस की राजधानी मॉस्को और रूस की मुद्रा रूसी रूबल है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटी ने डिजिटल पेमेंट स्कोर कार्ड की सूची जारी की है, इसमें कौन सा बैंक टॉप पर रहा है? SBI। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टॉप पर रहा है। मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
मेटी ने डिजिटल पेमेंट स्कोर कार्ड की सूची जारी की है। इस सूची में भारतीय स्टेट बैंक ने लगातार तीसरे महीने टॉप किया है। डिजिटल पेमेंट स्कोर कार्ड कई डिजिटल मापदंडों पर वाणिज्यिक बैंकों के प्रदर्शन को ट्रैक करता है। एसबीआई ने उच्चतम यूपीआई लेनदेन की मात्रा दर्ज करके शीर्ष रिमिट बैंक को बनाए रखा, जिसकी कीमत लगभग 640 मिलियन रुपये थी। एसबीआई डेबिट कार्ड के सबसे बड़े जारीकर्ता के रूप में भी उभरा है। इसने कार्ड व्यय के संदर्भ में 30% मार्केट शेयर और लेनदेन की मात्रा के संदर्भ में 29% शेयर के साथ 219 मिलियन से अधिक डेबिट कार्ड जारी किए हैं। बैंक ने बढ़ती भुगतान स्वीकृत संरचना के संदर्भ में भी लगातार प्रगति की है। यहाँ एसबीआई कब आता है तो एसबीआई के बारे में मैं आपको बता दूं कि एसबीआई के फुल फॉर्म स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होता है। एसबीआई के अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा है। एसबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है और एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुआ था। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के द्वारा बैटन ऑफ ऑनर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? किरण बेदी को। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में पुदुचेरी की पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर किरण बेदी को बैटन ऑफ ऑनर और एक प्रशंसा पत्र प्रदान किए हैं। पुदुचेरी के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भारतीय गणराज्य के प्रतीक के साथ सजाया गया बैटन ऑफ ऑनर्स और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में उनकी सेवा को मान्यता देने वाले प्रशंसा पत्र प्राप्त किए हैं। किरण बेदी को 16 फरवरी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा पुदुचेरी के उपराज्यपाल के पद से हटा दिया गया था और तमिलिसै सौंदरराजन को ने 18 फरवरी को उपराज्यपाल के रूप में अतिरिक्त प्रभाव से अपना कार्यभार संभाला था। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा के साथ संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मिशन रडार किस स्पेस एजेंसी ने विकसित किया है? इसरो ने अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के साथ संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मिशन के लिए अत्यंत उच्च रिजोल्यूशन की छवियों का निर्माण करने में सक्षम सिंथेटिक एपर्चर रडार का विकास पूरा कर लिया है। नासा इसरो सार निसार पृथ्वी अवलोकन के लिए दोहरी आवृत्ति एल और एस बैंड SAR के लिए एक संयुक्त संयोग है। निसार के बारे में मैं आपको बता दूं कि निसार हमारे ग्रह की सतह में 1 सेंटीमीटर से कम के परिवर्तनों को मापने के लिए 2 अलग अलग रडार आवृत्तियों एल बैंड और एस बैंड का उपयोग करने वाले पहला उपग्रह मिशन है। मिशन को चेन्नई के उत्तर से लगभग 100 किलोमीटर दूर आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में इसरो के श्रीहरिकोटा स्पेस पोर्ट से 2022 के आरंभ में लॉन्च करने का लक्ष्य है। नासा मिशन के एल बैंड सार प्रदान कर रहा है जो विज्ञान डेटा, GPS रिसीवर, एक ठोस राज्य रिकॉर्डिंग और पेलोड डेटा सबसिस्टम के लिए एक उच्च दर संचार उपतंत्र है। इसरो मिशन के लिए स्पेसक्राफ्ट बस, एस बैंड रडार लॉन्च वाहन और संबंधित लॉन्च सेवाएं प्रदान कर रहा है, जिसका लक्ष्य उन्नत रडार इमेजिंग का उपयोग करके भूमि की सतह के परिवर्तनों के कारणों और परिणामों का वैश्विक माप करना है। इसरो कब आता है तो इसरो के बारे में मैं आपको बता दूं कि इसरो के अध्यक्ष के शिवान है। इसरो का मुख्यालय बेंगलोर कर्नाटक में स्थित है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था। और यहाँ नासा का भी बात है तो नासा के बारे में मैं आपको बता दूं कि नासा के कार्यवाहक प्रशासक स्टीव जुस्की है और नासा का मुख्यालय वाशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। और नासा की स्थापना 1 अक्टूबर 1958 अर्थात 1958 को हुआ था। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बियर एंड पे कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वायरलेस डिवाइस किस बैंक ने लॉन्च किया है? एक्सिस बैंक ने। एक्सिस बैंक ने ब्रांड वियर एन पे के तहत पहचान योग्य संपर्क रहित भुगतान उपकरणों की एक श्रृंखला शुरू की है। यह डिवाइस बैंड चेन और
वॉच लूप जैसे पहनने योग्य उपकरण के विभिन्न रूपों में आते हैं और 750 रुपये की शुरुआती कीमत से उपलब्ध होंगे। और ये पहनने योग्य उपकरण सीधे एक्सिस बैंक के ग्राहकों के बैंक खातों से जुड़े होते हैं और नियमित डेबिट कार्ड की तरह कार्य करते हैं। यह किसी भी व्यापारी की दुकान पर खरीद की अनुमति देता है जो संपर्क रहित लेन देन को स्वीकार करता है। यह काम कैसे करते हैं? हाउ टू वर्क। एक्सिस बैंक के नए वियर एंड पेड डिवाइस बैंड की चेन और वॉच लूप जैसी कई तरह की एक्सेसरीज में उपलब्ध है। उपयोगकर्ताओं को अब भुगतान के लिए अपने स्मार्टफोन और बेल्ट को ले जाने की आवश्यकता नहीं है। चलते फिरते संपर्क रहित लेन देन करने के लिए इन पहनने योग्य उपकरणों को आसानी से पहना जा सकता है। ग्राहक इन उपकरणों का उपयोग किसी भी व्यापारी पर कर सकते हैं जो संपर्क रहित लेन देन को स्वीकार करता है। 5,000 रुपये तक के लेन देन के लिए उपयोगकर्ताओं को POS मशीन पर डिवाइस को लहराना होगा और 5,000 रुपये से अधिक लेन देन के लिए एक पिन की आवश्यकता होती है। यह कार्यक्रम अपने ग्राहकों के लिए कई सुविधा भी प्रदान करता है, जिसमें 10% कैशबैक, डाइनिंग पार्टनर के साथ साथ धोखाधड़ी की देयता, खरीद सीमा का 100% तक कवर शामिल है। यहाँ एक्सिस बैंक का आता है तो एक्सिस बैंक के बारे में मैं आपको बता दूं कि एक्सिस बैंक के संचालन का आरंभ 1994 में हुआ है। एक्सिस बैंक का मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित है। एक्सिस बैंक की टैगलाइन है दिल से ओपन और एक्सिस बैंक के MD और CEO अमिताभ चौधरी है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुस्तलिक भारत और किस देश का संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो उत्तराखंड के रानीखेत में शुरू हुआ है? उज्बेकिस्तान के। भारत और उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक 2 उत्तराखंड के रानीखेत में विदेशी प्रशिक्षण नोड चौबटिया में शुरू किया गया है। यह दोनों सेनाओं के वार्षिक द्विपक्षीय संयुक्त अभ्यास का दूसरा संस्करण है और यह इस महीने की 19 तारीख तक जारी रहेगा। इस अभ्यास का पहला संस्करण नवंबर 2019 में उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया था और उज्बेकिस्तान और भारतीय सेना के 45 सैनिक अभ्यास में भाग ले रहे हैं और दोनों सैन्य दल संयुक्त राष्ट्र के जनादेश के तहत पहाड़ी या ग्रामीण या शहरी परिदृश्यों में आतंकवादी रोधी अभियानों के क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता और कौशल साझा करेंगे। सत्यापन अभ्यास दोनों सेनाओं के सैनिकों के लिए एक प्रशिक्षण होगा क्योंकि वे ऐसे परिदृश्यों में वास्तविक संचार की चुनौतियों का सामना करेंगे और यह संयुक्त अभ्यास निश्चित रूप से दोनों देशों के बीच प्रति सैन्य और राजनीतिक संबंधों को गति प्रदान करेगा और आतंकवाद के खिलाफ दोनों देशों के बीच संबंध संकल्प को भी दर्शाएगा। यहाँ उज्बेकिस्तान का आता है तो उज्बेकिस्तान के बारे में मैं आपको बता दूं कि उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है और उज्बेकिस्तान की मुद्रा उज्बेकिस्तानी सोम है और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शावकत मिरजियोयेव है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग ग्लोबल लीडर की वेफ अर्थात WEF सूची में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को शामिल किया गया है? दीपिका पादुकोण को। अभिनेत्री दीपिका पादुकोण विश्व आर्थिक मंच अर्थात वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा संकल्पित यंग ग्लोबल लीडर्स की सूची में शामिल हो गई है। इस सूची में कई भारतीय नागरिक और भारतीय मूल के व्यक्ति भी शामिल हैं। वे दुनिया के राज्य में सुधार के लिए प्रतिबद्ध नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं, पुलित्जर पुरस्कार विजेताओं, राज्य के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के एक समूह में भी शामिल हैं। यहाँ यंग ग्लोबल लीडर्स की अपनी 2021 कक्षा की घोषणा करते हुए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कहा है कि 40 साल से कम आयु के कल के सबसे अग्रणी 112 नेता है और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा की वकालत करने से लेकर चिकित्सा अनुसंधान में अभियान चलाने तक की गतिविधियों में शामिल है और फोरम ऑफ यंग ग्लोबल लीडर्स की स्थापना 2005 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष क्लॉस श्वाब द्वारा की गई थी
और ऐसी दुनिया का निर्माण किया जा सके जहां नेता एक सतत भविष्य की जिम्मेदारी लेते हुए तेजी से जटिल और परस्पर चुनौतियों का सामना कर सके। यहाँ विश्व आर्थिक मंच कब आता है अर्थात वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कब आता है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय कोलोन स्विट्जरलैंड में स्थित है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के संस्थापक क्लॉस श्वाब है और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना जनवरी 1971 में हुआ था। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीआई ने किस बैंक पर से प्रॉम्प्ट कोरेक्टिव एक्शन अर्थात पीसीए प्रतिबंध हटाया है। आईडीबीआई पर से। भारतीय रिजर्व बैंक ने आईडीबीआई बैंक को अपने संवर्धित विनियामक पर्यवेक्षण या प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन पीसीए ढांचे से हटा दिया है। यह नोट किया गया है कि 31 दिसंबर 2020 को समाप्ति तिमाही के लिए प्रकाशित परिणामों के अनुसार बैंक नियामक पूंजी शुद्ध एनपीए और उत्तोलन अनुपात पर पीसीए मापदंडों के उल्लेख में नहीं है। बैंक ने एक लिखित प्रतिबद्धता भी शामिल की है। वहीं वह एक निरंतर आधार पर न्यूनतम नियामक पूंजी शुद्ध एनपीए और उत्तोलन अनुपात के मानदंडों का अनुपालन करेगा और इसने आरबीआई को बैंक में लागू संरचनात्मक और प्रणालीगत सुधारों से अवगत कराएगा जो इन प्रतिबद्धों को पूरा करने के लिए बैंक को जारी रखने में मदद करेगा। दिसंबर तिमाही में लाभ जो हुआ है उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय बैंक ने मई 2017 में आईडीबीआई बैंक को पीछे ढांचे के तहत रखा था क्योंकि इतने पूंजी पर्याप्त संपत्ति की गुणवत्ता परिसंपत्तियों पर लाभ और उत्तोलन अनुपात के लिए सीमाएं तोड़ दी थी। बैंक ने 2020-21 की दिसंबर तिमाही के लिए 378 करोड़ रुपये का स्टैंड अर्नोवल शुद्ध लाभ दर्ज किया था जबकि एक साल पहले की तिमाही में यह 5,763 करोड़ रुपये का था। यहाँ आईडीबीआई का नाम आया है तो आईडीबीआई के बारे में मैं आपको बता दूं कि आईडीबीआई बैंक के सीईओ राकेश शर्मा है और आईडीबीआई बैंक का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रादेशिक सेना में कैप्टन के रूप में किस नेता को पदोन्नत किया गया है। अनुराग ठाकुर को। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को प्रादेशिक सेना में कप्तान अर्थात कैप्टन के रूप में नियुक्त किया गया है और वहीं वह पहले सांसद भी बन गए हैं जिन्हें प्रादेशिक सेना में कैप्टन के रूप में चुना गया है। ठाकुर को 124 इन्फेंट्री बटालियन टेरिटोरियम आर्मी सिख में कैप्टन के पद पर पदोन्नत किया गया है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से 4 बार के भाजपा सांसद को जुलाई 2016 में तत्कालीन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अर्थात COAS जनरल दलवीर एस सुहाग टीए द्वारा लेफ्टिनेंट के रूप में प्रादेशिक सेना में नियुक्त किया गया था। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व किडनी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व किडनी दिवस 11 मार्च को मनाया जाता है। मैं आपको बता दूं कि विश्व किडनी दिवस अर्थात वर्ल्ड किडनी डे हर साल 11 मार्च के दूसरे गुरुवार को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व किडनी दिवस 2021 को मनाया गया है। 2021 विश्व किडनी दिवस का विषय है लिविंग वेल विद किडनी डिजीज। विश्व किडनी दिवस हमारे किडनी के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से एक वैश्विक अभियान है। विश्व किडनी दिवस का उद्देश्य हमारे समग्र स्वास्थ्य के लिए हमारे गुर्दे के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और दुनिया भर में गुर्दों की बीमारी और इसकी संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं की आवृत्ति और प्रभाव को कम करना है। मैं आपको विश्व किडनी दिवस के उद्देश्य बता दूं कि हमारे अद्भुत किडनी के बारे में जागरूकता बढ़ाने की मधुमेह और उच्च रक्तचाप क्रोनिक किडनी रोग अर्थात CKD के लिए प्रमुख जोखिम कारक है। CKD के लिए मधुमेह और उच्च रक्तचाप वाले सभी रोगियों की व्यवस्थित स्क्रीनिंग को प्रोत्साहित करना है, निवारण व्यवहार को प्रोत्साहित करना है और सभी चिकित्सक
पेशेवर को CKD विशेष रूप से उच्च जोखिम वाली आबादी में जोखिम का पता लगाने के और कम करने के लिए प्रोत्साहित करना है। किडनी की विफलता के लिए एक सर्वोत्तम परिणाम विकल्प के रूप में प्रत्यारोपण को प्रोत्साहित करना और जीवन बचत पहल के रूप में अंगदान कार्य करना है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर उपयोग के लिए तैयार हो गया है, उसका नाम क्या है? फुगाकू। रिकेन और फुजित्सु नामक जापानी वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान ने 6 साल पहले फुगाकू विकसित करना शुरू कर दिया था। यह दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है। फुगाकू का नाम माउंट फूजी के एक वैकल्पिक नाम पर रखा गया है। अब यह सुपर कंप्यूटर पूरी तरह से तैयार है और जापान में विकसित किया गया है और अब अनुसंधान के उपयोग के लिए उपलब्ध है। इस सुपर कंप्यूटर को डिवाइस को जापान के कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के मूल बनाने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। फिर अप्रैल 2020 में कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए विशेष परियोजनाओं के लिए सुपर कंप्यूटर का परीक्षण किया गया था। अब फुगाकू पूरी तरह से खुला है और साझा उपयोग के लिए उपलब्ध है। जापान के सूचना विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनुसंधान संगठन अर्थात रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन फॉर द इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी RIST ने कुछ अर्थात 74 परियोजनाओं का चयन किया है जो वित्तीय वर्ष 2021 में इस सुपर कंप्यूटर का उपयोग करके कई श्रेणियों में नई परियोजनाओं के विकास के लिए भी प्रस्ताव दिया है और इन शोधकर्ताओं को आमंत्रित किया है जो इसके लिए आवेदन करने से के इच्छुक हैं। फुगाकू के बारे में मैं आपको बता दूं कि फुगाकू यह एक प्रमुख राष्ट्रीय तकनीक है जिसे अनुसंधान परिणामों को प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ विकसित किया गया है। एक लंबे समय तक रहने वाले और स्वस्थ समाज, बेहतर ऊर्जा उपयोग और आपदा न्यूनीकरण का निर्माण करने में मदद करेगा। इसका उद्देश्य होगा अल्ट्रा स्मार्ट सोसाइटी 5.0 बनाने के लिए सरकार के दृष्टिकोण को स्थापित करना। सुपर कंप्यूटर ने लगातार दूसरे वर्ष के लिए शीर्ष 500 की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है जो कि सुपर कंप्यूटर बेंचमार्क इंडेक्स है। कंप्यूटर में के सुपर कंप्यूटर के अनुप्रयोग प्रदर्शन का 100 गुना होगा। वह इसे उच्च रिजोल्यूशन, बड़े पैमानों पर और लंबी अवधि के अनुकरण को लागू करने के लिए विकसित किया गया है। इसके कंप्यूटर के उत्तराधिकारी के रूप में वर्ष 2014 में विकास शुरू किया गया था। इसे फुजित्सु A64FX माइक्रो प्रोसेसर के साथ बनाया गया है। और यहाँ जापान का बात आया है तो जापान के बारे में मैं आपको बता दूं कि जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान की मुद्रा जापानी येन और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिडे सुगा है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी के 75वें वर्षों को मनाने के लिए 2021 दांडी मार्च को कब हरी झंडी दिखाई दी गई है? 12 मार्च को। भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च को अहमदाबाद में दांडी मार्च की 51वीं वर्षगांठ को हरी झंडी दिखाई है। नमक मार्च को 11 मार्च जो मार्च से अप्रैल 1930 तक हुआ था, देश में ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन का कार्य था। इस कार्यक्रम को महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम से शुरू किया गया था और यह कार्यक्रम आज़ादी का अमृत महोत्सव को मनाने के लिए राज्य सरकार के कार्यक्रम का हिस्सा भी था। मूल दांडी मार्च क्या था? इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि मूल दांडी मार्च नमक के प्रोत्साहन पर ब्रिटिश एकाधिकारी के खिलाफ महात्मा गांधी के अहिंसक विरोध के हिस्से के रूप में दांडी मार्च या नमक मार्च किया गया था। गांधी के नेतृत्व में 78 लोगों ने 12 मार्च को 24 दिवसीय मार्च शुरू किया था और 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुँचे। दांडी में नमक बनाने के बाद गांधी दक्षिण की ओर 40 किलोमीटर धड़साना सॉल्ट वॉल के पास गए, लेकिन 5 मई को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवरात्रि रात का त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है? जम्मू कश्मीर में।
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में शिवरात्रि रात का त्यौहार पूरे जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। महाशिवरात्रि के त्यौहार को स्थापित रूप से कश्मीर में हेरात के रूप में जाना जाता है, जिससे कश्मीरी पंडित समुदाय द्वारा वटक नाथ पूजा द्वारा धार्मिक उत्साह के साथ जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। यह त्यौहार कश्मीरी पंडित समुदाय के बीच बहुत महत्व रखता है, जो इसे देवी पार्वती के साथ भगवत शिव की शादी के रूप में मनाते हैं। और यह त्यौहार भक्ति और सौहार्द के मूल्य का प्रतीक है, जो जम्मू और कश्मीर के शानदार परंपराओं और सांस्कृतिक लोचाकार की पहचान करता है। जम्मू कश्मीर का बात है तो जम्मू कश्मीर के बारे में मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर की लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।